हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी के बारे में। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी फोर्स का क्वेश्चन आता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कुछ दिया हुआ रहता है, या तो वो मास में चेंज करेगा, या फिर वो उनके बीच के सेपरेशन में कुछ ना कुछ चेंज करेगा, या फिर थर्ड चीज की कंडीशन आती है कि वो परमिटिविटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला करे। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर के इस दिमाग से बचकर रहना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? परमिटिविटी को ढंग से समझना होगा। तो आइए हम समझते हैं परमिटिविटी को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो चार्जेस ड्रॉ करे हैं। आप मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस जो है वो अभी हमारे पास एयर और वैक्यूम के अंदर है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स एफ नॉट से मैंने उसको रिप्रेजेंट करा है, और वो होगा हमारे पास के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, कूलम्स के लॉ से। ठीक, के को मैंने यहाँ पर खोल के पूरा लिख दिया है, वो है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नोट, जहां पर एप्सिलॉन नोट जो है वो एयर या फिर वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि अगर ये दोनों चार्ज अभी तो हमारे पास एयर में थे, अब यदि ये किसी मीडियम में होंगे तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? वो होगा हमारे पास एफ एम इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फिर से मैंने यहाँ पर के को जो है वो खोल के रख दिया है, जो होगा हमारे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम जो है वो यहाँ पर किसी भी मीडियम का परमिटिविटी है। ठीक है, और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज जो है वो मैंने इसको लिख दिया है। अब आपको याद होगा कि जब मैंने कंपेरिजन करवाया था किस किस के बीच में, कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, तब मैंने वहां आपसे बोला था कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है मीडियम का। मतलब जहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट होता है, वहीं जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब उसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता। आप दो मासेस को किसी भी मीडियम के बीच में रखें, उनके बीच में जो आने वाला फोर्स होगा वो हमेशा सेम होगा। जबकि अगर आप दो चार्जेस को उठा के किसी और मीडियम में रख देते हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि फोर्स में कहीं ना कहीं वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस परमिटिविटी को कंसेप्ट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, आप देखेंगे कि जैसे ही हम एप्सिलॉन को इंक्रीज करेंगे वैसे ही एफ जो है वो डिक्रीज करने लगेगा। मतलब जैसे ही हम मीडियम की परमिटिविटी को इंक्रीज करेंगे तो एफ डिक्रीज होगा। आप देख सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जैसा जो है वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। जैसे ही हम एप्सिलॉन को इंक्रीज करेंगे एफ जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, आप या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे ही हम फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी का वैल्यू जो है वो डाउन होता जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी जो मिनिमम होता है वो होता है एयर या फिर वैक्यूम के लिए, और उसको हम शो करते हैं एप्सिलॉन नोट से। तो यहां पर मैंने लिखा है कि एप्सिलॉन इज मिनिमम फॉर एयर और वैक्यूम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एप्सिलॉन नोट से। और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि इसका यूनिट होता है। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम। मतलब मैंने आपको बताया कि परमिटिविटी का वैल्यू एयर और वैक्यूम के लिए सबसे ज्यादा होता है। मतलब परमिटिविटी का वैल्यू एयर और किसी भी आप कह सकते हैं कि वैक्यूम के लिए सबसे कम होता है। और अगर परमिटिविटी का वैल्यू कम होगा तो फोर्स का वैल्यू वहां पर सबसे ज्यादा आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास फॉर अदर मीडियम। किसी भी और मीडियम के लिए जो परमिटिविटी का वैल्यू होगा वो एयर या वैक्यूम की अपेक्षा बड़ा होता है, यानी कि एप्सिलॉन एम इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नोट। तो यहां पे हमारे पास आएगा कि अगर ये कंडीशन अगर हमारे पास है तो ये क्या इंप्लाइज करती है कि चार्जेस के बीच में मीडियम के अंदर फोर्स ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, एयर या फिर वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एफ एम इज लेस देन एफ नोट। अगर ये कंडीशन होगी यानी कि मीडियम का परमिटिविटी ज्यादा होगा एयर से, तो मीडियम में फोर्स जो है वो हमारे पास कम होगा एयर की अपेक्षा। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज लेसर देन दैट ऑफ द एयर और वैक्यूम। ठीक, लेकिन कितना फोर्स डिक्रीज करेगा, बात यहाँ पे आके अटक जाती है। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इसके लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन एम यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर एयर, यानी कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर मैं बात करूं फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर या फिर वैक्यूम के अंदर, तो वो हमारे पास ये होगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी मीडियम के अंदर हमारे पास यहां से आएगा। और अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन एम को यहां से रिप्लेस करना चाहूँ, मतलब एप्सिलॉन एम हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट।
ये यहाँ पर मैंने लिखा है। और अगर मैं इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन m को एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट लिखता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन r को आप अलग छोड़ दो, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा F नॉट के बराबर, जो कि मीडियम एयर या फिर वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ पर Fm का हमारे पास रिलेशन आएगा F नॉट से, Fm इज इक्वल टू F नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसको याद कैसे रखा जाए। तो इसको याद रखने के लिए एक मैंने छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। मैंने लिखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ऑयल इज 20। ठीक, इसको एक्सप्लेन करना है। मतलब जब मैंने कहा कि ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी 20 है, इसका मतलब यह है कि ऑयल की जो परमिटिविटी है, ऑयल की जो परमिटिविटी है वो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी का 20 टाइम्स है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से यहाँ मैंने ये रिलेटिव परमिटिविटी लिख दिया ऑयल का, यहाँ ऑयल का खुद का परमिटिविटी, यहाँ वैक्यूम का परमिटिविटी। अगर मैं यहाँ से ऑयल का परमिटिविटी लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास 20 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि अगर ऑयल का परमिटिविटी एयर के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज्यादा है तो ऑयल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर के कंपैरिजन में 1/20 होएगा, मतलब 1/20 टाइम्स होएगा। ठीक है, तो ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर किसी का रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे दिया जाता है, मान लीजिए 20 टाइम्स दे दिया, 30 टाइम्स दे दिया, तो आपको याद रखना है उस मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो उसके 1 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स। ठीक, बात ये आती है कि सर ये रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो इतने सारे मीडियम हैं, उनकी परमिटिविटी हम याद नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है। तो इसी वजह से रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डाला गया है, ताकि हमें एयर की या वैक्यूम की परमिटिविटी तो याद रहती है और उसके कंपैरिजन में हम हर मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन कर सके। ठीक है, जैसे कि मैं कह दूं आपसे कि हनी की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी का या वैक्यूम की परमिटिविटी का 10 टाइम्स है, तो उनके बीच में हनी में अगर आप दो चार्जेस को ले जाए और फिर कहें कि इनमें फोर्स जो है वो कितना लगेगा, तो आप वहां डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो फोर्स एयर में लगेगा इन चार्जेस को रखने पे, उसका ही 1/10 टाइम्स जो है वो हनी या फिर किसी और मीडियम में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ जो है वो मैंने आपको परमिटिविटी का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल ढंग से जो है वो समझा दिया है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।